हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करता हूं आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में यह देखिए, हम प्रश्न बैंक के सोल्यूशन देख रहे हैं। प्रश्न बैंक के सोल्यूशन में हमने चैप्टर 1 का सोल्यूशन आपको करा दिया था। आज की इस वीडियो में यहाँ पे हम चैप्टर 2 का सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो चलिए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यदि हम बात करते हैं चैप्टर 2 यानी कि जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन है, इसमें सबसे पहले हम सही विकल्प वाले प्रश्न देखेंगे, क्योंकि इस चैप्टर से सही विकल्प वाले क्वेश्चन आने हैं, यानी कि मल्टीपल टाइप क्वेश्चन एमसीक्यू आने वाले हैं। इसके बाद फिर हम कुछ रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन भी देखेंगे, सत्य असत्य क्वेश्चन हैं, उनको भी हम साथ ही साथ कवर करने वाले हैं। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं सही विकल्प वाले क्वेश्चन जो है। पहला क्वेश्चन क्या है कि युग्मनज होता है। युग्मनज का मतलब होता है जाइगोट। क्या होता है? युग्मनज का मतलब होता है जाइगोट। तो जाइगोट कैसा होता है, मतलब जाइगोट की यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है, जाइगोट की यहाँ पे सूत्र गुणिता पूछी गई, मतलब जाइगोट की सूत्र गुणिता कैसी होती है। तो हमेशा आपको याद रखना है कि जाइगोट की जो सूत्र गुणिता होती है कैसी होती है, डिप्लॉयड होती है, यानी कि द्विगुणित होती है। अगर आपसे किसकी सूत्र गुणिता पूछे, अगर आपसे युग्मक की पूछे, अगर आपसे युग्मक की पूछे यानी कि गैमेट की अगर आपसे सूत्र गुणिता पूछता है, तो गैमेट की सूत्र गुणिता क्या होती है? हमेशा अगुणित होती है। हमेशा आपको याद रखना है गैमेट की कैसी होती है? अगुणित होती है। और जाइगोट की कैसी होती है सूत्र गुणिता? तो जाइगोट की सूत्र गुणिता हमेशा डिप्लॉयड होती है, यानी कि द्विगुणित होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है मानव है। अब आपको बताना है मानव किस प्रकार का प्राणी है, अंड प्रजक, सजीव प्रजक, अंड जरायुज या ए और बी दोनों। तो देखिए मानव की यदि हम बात करते हैं तो मानव एक ऐसा प्राणी है जिसकी जो फीमेल्स होती हैं वो डायरेक्ट बच्चे को जन्म देती हैं, यानी मानव जो होता है एक प्रकार का सजीव प्रजक है। क्या है? सजीव प्रजक का मतलब होता है विविपेरा, यानी कि जो बच्चे देने वाले स्तनधारी होते हैं। ठीक। यदि अंड प्रजक होता तो अंड प्रजक का मतलब क्या होता है? अंड प्रजक मतलब ऐसे जंतु जो कि क्या देते हैं, डायरेक्ट अंडे देते हैं, जैसे पक्षियां वगैरह हो गई। इसके अलावा रेप्टिलियस वगैरह जो होते हैं, यानी कि सरीसृप वगैरह जो होते हैं, ये सभी अंड प्रजक होते हैं क्योंकि अंडे देते हैं डायरेक्ट। तो मानव क्या होता है? सजीव प्रजक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि ओव्यूलेशन मतलब जो अंडोत्सर्ग होता है, अंडोत्सर्ग किस हार्मोन से प्रेरित होता है? तो अंडोत्सर्ग आपको याद रखना है कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स यानी कि एलएच हार्मोन्स की सक्रियता में ही होता है। तो आपने देखा था कि जैसे ही 14वें दिन एलएच हार्मोन सक्रिय होता है मासिक चक्र के दौरान, वैसे ही ओव्यूलेशन होता है, यानी कि अंडोत्सर्ग होता है। और सेकेंडरी ओवम यानी सेकेंडरी ओसाइट यानी ओवम जो है निकल करके बाहर आ जाता है। कहां आ जाता है? तो ओविडक्टिया अंडवाहिनी नलिका में बाहर आ जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के 28वें दिन के अंडाशय चक्र में अंडोत्सर्ग होता है। जो मानव के अंदर 28वें दिन का अंडाशय चक्र होता है, जिसको कि आप मेंस्ट्रुअल साइकिल या कि मासिक चक्र या रजोधर्म चक्र भी कहते हैं। तो मनुष्य के 28वें दिन के अंडाशय चक्र में या मासिक चक्र में जो अंडोत्सर्ग होता है वो किस दिन होता है? तो अंडोत्सर्ग यहां पे पूछा गया, तो अंडोत्सर्ग आपको याद रखना 14वें दिन होता है। कब होता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14वें दिन जो है अंडोत्सर्ग होता है। अगला क्वेश्चन है कि कितने द्वितीयक शुक्र कोशिकाओं से 200 शुक्राणु बनेंगे? तो हमेशा आपको याद रखना है कि यहां पे जरूर ध्यान देना, यहां पे आपको ध्यान देना क्या पूछा गया? द्वितीयक शुक्र कोशिका पूछा गया। अगर प्राथमिक शुक्र कोशिका पूछा हो गया होता तो एक प्राथमिक शुक्र कोशिका से 4 शुक्राणु बनते हैं, लेकिन यहां पे द्वितीयक शुक्र कोशिका पूछा है तो एक द्वितीयक शुक्र कोशिका से 200 शुक्राणु बनते हैं, यानी यहां पे आपका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, यानी कि 100। तो अगर 200 शुक्राणु बनने होंगे तो उसके लिए हमको कितने चाहिए? 100 द्वितीयक शुक्र कोशिका चाहिए। तो 100 द्वितीयक शुक्र कोशिकाओं से 200 शुक्राणुओं का निर्माण होता है, यानी कि फॉर्मेशन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन है अतिरिक्त संरचना जो कि भ्रूण को पोषण देने का काम करती है। तो भ्रूण को पोषण देने वाली संरचना कौन सी है आपको यह बताना है। तो आपको याद रखना है कि जो अपरा या प्लेसेंटा होता है ये एक ऐसी संरचना होती है जो कि भ्रूण को पोषण प्रदान करने का काम करती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आईवीएफ में स्थानांतरित किया जाता है। जो आईवीएफ तकनीक है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जिसको हम बोलते हैं, या पात्र निषेचन इसको आप हिंदी में कहते हैं। तो ये पूछा गया है कि आईवीएफ तकनीक में स्थानांतरित किया जाता है। किसको स्थानांतरित किया जाता है? क्या हम युग्मनज को गर्भाशय में स्थापित कर देते हैं, या कि युग्मनज को हम फैलोपियन नली में स्थापित कर देते हैं, या कि अंडाणु को फैलोपियन नली में स्थापित करते हैं, या कि 16 कोरक पुटी खंडों वाले भ्रूण को हम फैलोपियन नलिका में स्थानांतरित करते हैं? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि 16 कोरक खंडों वाला जो भ्रूण होता है उसको हम फैलोपियन नलिका के अंदर प्रवेश कराते हैं आईवीएफ यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन तकनीक के माध्यम से। चलिए अगला क्वेश्चन है कि ध्रुवीय काय का निर्माण होता है।
जो ध्रुवीय काय होते हैं, यानी कि जिनको हम क्या बोलते हैं, जिनको हम बोलते हैं पोलर बॉडी, क्या बोलते हैं, जिनको हम बोलते हैं पोलर बॉडी, क्या बोलते हैं, जिनको हम पोलर बॉडी बोलते हैं। यहां पे आपको ध्रुवीय काय देखना है। तो ध्रुवीय काय जो होते हैं यानी पोलर बॉडी जो होते हैं, इनका निर्माण होता है, आपको बताना है कहां से होता है। तो ध्रुवीय काय या पोलर बॉडी का निर्माण कहां से होता है, तो हमेशा आपको याद रखना है किस प्रक्रिया के माध्यम से होता है, तो अंड जनन की प्रक्रिया में, यानी कि ऊजेनेसिस की प्रक्रिया में किसका निर्माण होता है, पोलर बॉडी का निर्माण होता है, यानी कि ध्रुवीय काय का निर्माण होता है। अंड जनन की प्रक्रिया आपको पता है, ऊजेनेसिस की प्रक्रिया जो कि अंडाशय के अंदर होती है, जिसमें किसका निर्माण होता है, अंडाणुओं का निर्माण होता है, यानी कि ओवम का फॉर्मेशन होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रोजेस्टेरॉन का स्तर गिर जाता है। जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन से इसका स्तर कब गिरने लग जाता है, तो आपको याद रखना है मोनोपॉज में, यानी जब मासिक चक्र की प्रक्रिया जो है समाप्त हो जाती है किसी भी फीमेल के अंदर, जब 45 से 50 वर्ष की अवस्था आती है तो उस फीमेल के अंदर मासिक चक्र की प्रक्रिया जो है बंद होने लग जाती है, जिसको हम रजोनिवृत्ति या मोनोपॉज कहते हैं। तो मोनोपॉज की प्रक्रिया के दौरान प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स की मात्रा में क्या हो जाती है, कमी आ जाती है, इसका स्तर जो है धीरे धीरे गिरने लग जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मानव में भ्रूणीय झिल्लियों की संख्या कितनी होती है। तो आपको याद रखना है कि ये जो अगला क्वेश्चन है हमारा, मानव में भ्रूणीय झिल्लियों की संख्या, मानव में भ्रूणीय झिल्लियों की संख्या कितनी होती है, तो मानव में भ्रूणीय झिल्लियों की संख्या आपको याद रखना है 4 होती है। कितनी होती है, 4। कौन कौन सी भ्रूणीय झिल्लियां होती है, तो आपको याद रखना है एमनियन, कैरियन, योक सैक और एलेंटाइस, ये 4 प्रकार के भ्रूणीय झिल्लियां होती है। चलिए इसके बाद हमारा है रिक्त स्थान वाले प्रश्न। तो देखिए रिक्त स्थान वाले जितने भी प्रश्न हैं इनको आप यहां पे एक बार आसानी से देख लीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि यहां पे आपको बताना है कि जो अंडाणु जनन की प्रक्रिया होती है, यानी जो ऊजेनेसिस की प्रक्रिया होती है, ऊजेनेसिस की प्रक्रिया द्वारा एक अंडाणु जनन से, मतलब एक बार की अगर प्रक्रिया होती है अंडाणु जनन की, तो उसमें से पूछा गया है कि कितने अंडाणु बनेंगे तथा कितने ध्रुवीय कोशिकाएं यानी कि पोलर बॉडी बनती है। तो आपको याद रखना है कि एक बार अगर अंड जनन की प्रक्रिया होगी तो उसमें से केवल और केवल एक तो बनेगा अंडाणु, क्या बनेगा, एक तो अंडाणु बनेगा और 3 ध्रुव काय बनेंगे। कितने बनेंगे, 3 जो है पोलर बॉडी यानी कि ध्रुव काय बनते हैं। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन है हमारा कार्पस ल्यूटियम, जिसको कि पीत पिंड भी कहते हो। कार्पस ल्यूटियम का जो पीला रंग होता है ये किस वर्णक के कारण होता है, ये यहां पे पूछा गया है, पिगमेंट का नाम पूछा गया है, किस पिगमेंट या वर्णक के कारण होता है। तो आपको याद रखना है किस पिगमेंट या वर्णक के कारण कार्पस ल्यूटियस का रंग पीला होता है। तो आपको याद रखना है ल्यूटिन वर्णक के कारण। किसके कारण, ल्यूटिन वर्णक के कारण। तो ये ल्यूटिन वर्णक जो होता है, ल्यूटिन वर्णक के कारण ही कार्पस ल्यूटियम का रंग क्या होता है, पीला होता है या लोइड होता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि मादा के बाह्य जननांग को, किसी भी फीमेल का जो पूरा का पूरा बाह्य जननांग होता है उसको क्या कहते हैं। तो आपको याद रखना है कि मादा का जो बाह्य जननांग होता है इसको हम क्या कहते हैं, भाग कहते हैं। क्या कहते हैं, भाग, या इंग्लिश में आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं वल्वा। क्या कहते हैं, भाग या वल्वा। तो आपको याद रखना है कि भाग या वल्वा कहते हैं किसी भी फीमेल के एक्सटर्नल जेनाइटल एरिया को, यानी बाह्य जननांग जो होता है पूरा उसको। अगला क्वेश्चन है कि मानव में किस प्रकार का निषेचन होता है। तो हमेशा आपको याद रखना है कि मानव में आंतरिक निषेचन होता है। किस प्रकार का निषेचन होता है, मानव में आंतरिक निषेचन होता है, यानी कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। किसी भी मानव की यदि हम बात करें तो मानव में किस प्रकार का निषेचन होता है, किस प्रकार का फर्टिलाइजेशन होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन यानी कि आंतरिक निषेचन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भ्रूण और गर्भाशय के मध्य संवहनी संपर्क बनाने वाली रचना को हम क्या कहते हैं। क्या बोला गया है यहाँ पे कि भ्रूण और गर्भाशय के मध्य जो संवहनी संपर्क बनाने वाली, मतलब संवहन के लिए जो एक रचना बन जाती है भ्रूण और गर्भाशय के मध्य, उस रचना को हम क्या कहते हैं। तो आपको याद रखना है कि एक ऐसी रचना जिसके माध्यम से भ्रूण और गर्भाशय के मध्य क्या बन जाता है, भ्रूण और गर्भाशय के मध्य संपर्क बन जाता है, उस रचना को हम बोलते हैं अप्रा या प्लेसेंटा। क्या बोलते हैं, उस रचना को हम बोलते हैं अप्रा या प्लेसेंटा, अप्रा या प्लेसेंटा। अगला क्वेश्चन है कि भ्रूण की 16 कोशिकाओं वाली, जो भ्रूण की 16 कोशिकाओं वाली अवस्था होती है इसको हम क्या बोलते हैं, तो इसको हम बोलते हैं मोरुला। क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं मोरुला। मोरुला क्यों बोलते हैं, क्योंकि 16 कोशिकाओं वाली जो अवस्था होती है ये मोरुला एक ठोस संरचना होती है। जैसे आप मोरुला का मतलब होता है सहतूत, जैसे आप मलबेरी का प्लांट देखे होंगे उसका जो फल होता है उसी के जैसे संरचना बन जाती है इस अवस्था में भ्रूण की, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, मोरुला कहते हैं। तो मोरुला शब्द जो है मलबेरी यानी कि सहतूत के ठोस संरचना के कारण बना है इसका नाम। तो आपको याद रखना है कि ये मोरुला जो है 16 कोशिकाओं वाली भ्रूण की अवस्था होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे सत्य असत्य वाले क्वेश्चन।
तो चलिए अब आपको यहां पे देखना है सत्य असत्य वाले क्वेश्चन कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले सत्य असत्य वाला क्वेश्चन देखिए कौन सा है। वृषण में अंतराली कोशिकाओं द्वारा, जो वृषण की अंतराली कोशिका होती है जिसका नाम दूसरा नाम क्या है, लीडिंग कोशिकाएं। अंतराली कोशिका को हम क्या कहते हैं, लीडिंग कोशिका भी कहते हैं। तो वृषण में अंतराली कोशिकाओं द्वारा लिंग हार्मोन्स का स्राव होता है। आपको बताना है ट्रू और फॉल्स, सत्य और असत्य बताना है। तो देखिए वृषण की जो अंतराली कोशिकाएं होती है या लीडिंग कोशिकाएं होती है, इनके द्वारा लिंग हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है। तो जी हां बिल्कुल होता है, क्योंकि हमने आपको पढ़ाया था कि जो लीडिंग कोशिकाएं होती है या अंतराली कोशिकाएं होती है, इसके द्वारा एक विशेष प्रकार के लिंग हार्मोन्स का निर्माण किया जाता है, या कि आप कह सकते हैं मेल सेक्स हार्मोन्स का सिक्रेशन किया जाता है, जिसका नाम क्या होता है, टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन्स है। तो टेस्टोस्टेरॉन जो है मेल सेक्स हार्मोन्स होता है, और ये कहां से सिक्रेट होता है, तो ये सिक्रेट होता है कहां से, अंतराली कोशिका से, यानी कि लीडिंग कोशिका से। तो पहला आपका क्या हो जाएगा, पहला तो आपका हो जाएगा सत्य। तो पहले में आपको लिख लेना है सत्य। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, निषेचन की क्रिया अंडवाहिनी में होती है। तो बिल्कुल होती है, निषेचन की क्रिया कहां होती है, अंडवाहिनी में ही होती है, यानी कि ओविडक्ट में ही होती है। तो अंडवाहिनी या आप इसको फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। तो निषेचन की क्रिया तो अंडवाहिनी में होती है, ठीक, ये भी हमारा सत्य है। अगला क्वेश्चन है, गर्भाशय में अपरा जो है भ्रूण को पोषण प्रदान करना है। तो यह भी आपका क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, क्योंकि गर्भाशय के अंदर जो अपरा या प्लेसेंटा होता है वही तो भ्रूण को पोषण प्रदान करने का, न्यूट्रिशन ले जाने का काम करता है। फिर अगला क्वेश्चन है कि मानव जो है लैंगिक उत्पत्ति वाला प्राणी है। तो बिल्कुल है, मानव की जो उत्पत्ति होती है लैंगिक प्रकार से होती है। तो मानव जो है लैंगिक उत्पत्ति वाला प्राणी है। तो यह भी आपका क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव में आंतरिक निषेचन होता है। तो जी हां बिल्कुल, मानव में आंतरिक निषेचन ही होता है। अगला क्वेश्चन है, शुक्राणु का संग्रह शुक्राशय में होता है। तो ये पॉइंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि शुक्राणु या स्पर्म का जो संग्रह होता है वो कभी भी शुक्राशय में नहीं होता है, बल्कि एपिडिडाइमिस यानी कि अधिवृषण में होता है, जहां पे शुक्राणुओं का परिपक्वन यानी कि मैचुरेशन भी होता है। तो आपको याद रखना है, शुक्राणु का संग्रह जो है शुक्राशय में नहीं होता है, यानी कि ये आपका असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, छठा नंबर आपका क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फैलोपियन ट्यूब अंडवाहिनी का भाग है। तो यस, फैलोपियन ट्यूब जो है अंडवाहिनी का ही भाग है। तो यह भी आपका हो जाएगा सत्य। तो आप फैलोपियन ट्यूब का दूसरा नाम ही अंडवाहिनी है, हिंदी में ही उसको हम अंडवाहिनी कहते हैं। तो एक प्रकार से वही दोनों भाग हो गए, तो सत्य है आपका। तो ये जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये चैप्टर 2 के यानी कि मानव जनन जो है हमारा, इसके जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे ये हमने आपको कवर करा दिए हैं। इसके अलावा देखिए जितने भी चैप्टर बाकी हैं आपके, हमने आपको बताया कि आपके चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5 5 चैप्टर आपके त्रैमासिक एग्जाम में, क्वार्टरली एग्जाम में आने वाले हैं। तो इसका पहला सेट भी हमने आपको करा दिया है, मतलब इसका चैप्टर 1 हमने आपको प्रोवाइड करा दिया है पार्ट 1 में, और ये पार्ट 2 है जिसमें हमने चैप्टर 2 का ऑब्जेक्टिव आपको करा दिया। इसी प्रकार पार्ट 3 में हम चैप्टर 3 की करा देंगे, और पार्ट 4 में चैप्टर 4 की, और फिर पार्ट 5 आएगा जिसमें हम पूरा का पूरा इकोसिस्टम यानी कि जो हमारा परितंत्र है इसकी भी वीडियो पूरा का पूरा प्रोवाइड करा देंगे। तो उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें, साथ ही साथ दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। और अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।